फर्स्ट प्रिंसिपल ओके, आपको क्लियर हो गया। नाउ देखिए सेकंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। एज पर दिस प्रिंसिपल सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड एवरी ईयर टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखिए क्या है, सेम अकाउंटिंग मेथड जो हमारा यूज़ होता है वो यूज़ किया जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, सो दैट प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ वेरियस ईयर्स कैन बी कंपेरेबल। ताकि जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है और बैलेंस शीट मतलब वेरियस ईयर्स का काफ़ी जो है 2-3 सालों का उनको हम क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। एग्जाम्पल, एज वी नो देयर आर वेरियस मेथड टू डेप्रिसिएट द फिक्स्ड एसेट, टू evaluate closing stock, to create provision for doubtful debts according to consistent। ठीक है, ये हैं हमारे पास कितने सारे मेथड्स हैं जिससे कि हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल every year same method should be used for charging depreciation and valuation of closing stock etc। अब कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि सेम मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है जब हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं, मतलब डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए भी, और क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। If a firm adopt different accounting principle in two accounting period, the profit of current year will not be comparable with the profit of the last year। और अगर जो है फर्म जो है क्या करेगी, तो मतलब अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेगी, निकालेगी, उसके अकॉर्डिंग निकालेगी, तो क्या है प्रॉफिट और करंट ईयर का प्रॉफिट और जो प्रीवियस ईयर का या लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या है, सेम मेथड जो है प्रॉफिट एंड लॉस को डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए सेम मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम देखिए थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिज्म एंड प्रूडेंस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल प्रोविजन शुड बी मेड टू मीट द प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट लीव ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। अब कुछ प्रोविजंस जो हैं वो बनाए गए हैं मतलब लॉसेस को मतलब बचाने के लिए, ठीक है, जिससे कि हमारे लॉसेस ना हो, बट लीव ऑल प्रोस्पेक्टिव, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं उसको छोड़ा गया है। एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल डिस्पोजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स को हम डिस्पोज करते हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या प्रोविज़न निकाला गया है कि हमें डेप्रिसिएशन उसके साथ चार्ज करनी पड़ती है। बट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ दीज एसेट्स शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। बट अगर क्या है फिक्स एसेट्स का प्राइस बढ़ जाता है तो उसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। ठीक है, जब अगर उसका प्राइस कम होता है फिक्स एसेट्स का तो उस पर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो यूज़ ऑफ दिस प्रिंसिपल इन द बिजनेस मेक अस मोर अटेंटिव एंड अवेयरफुल टुवार्ड द रिस्क। Use of this principle in the business make us more attentive and awareful toward the risk which avoid the problem in future। अब हम अगर इस प्रिंसिपल को बिज़नेस में यूज़ करते हैं तो हमारे को ये क्या प्रिंसिपल्स यूज़ करने का हमें फ़ायदे हैं कि ये हमें अटेंटिव बनाता है और अवेयरफुल बनाता है, ताकि हम आने वाले रिस्क को, प्रॉब्लम जो भी है फ्यूचर में, उसको अवॉइड कर सकें। ठीक है, तो इसके बाद देखिए फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस। इट इज़ द मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अब ये मॉडर्न प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर टाइम एंड कंप्लीट द वर्क ऑफ अकाउंटिंग वेल इन टाइम एंड सप्लाई द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजर्स एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, हर बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड कर जाती है प्रॉपर टाइम पे। ठीक है, और जो भी अकाउंटिंग वर्क है वो कंप्लीट किया जाता है टाइम पे, ताकि इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको वो मैनेजर्स तक एज अर्ली मतलब पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मैनेजर्स तक पहुंचा सकें, सो दैट देयर यूज़फुलनेस इज़ मेंटेन। तो जो उसकी यूज़फुलनेस है, जो उसकी ज़रूरत है, वो बनी रहे। ठीक है, एज पर दिस प्रिंसिपल द फाइनल अकाउंट शुड बी गॉट प्रिपेयर्ड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, फाइनल अकाउंट जो है वो जल्दी से जल्दी क्या है प्रिपेयर किए जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस। अब इसके बाद है फिफ्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्री प्रैक्टिस। In many industries there are some accounting practices
which are being adopted traditionally for a long period are called industry practice। अब देखिए पहले जो है इंडस्ट्रीज में क्या है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो हैं करी जाती हैं, मतलब उनके बेसिस पे ही जितना वर्क है वो किया जाता है, विच आर बीइंग अडॉप्टेड ट्रेडिशनली, जो कि बहुत पहले से क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही सारी इंडस्ट्रीज़ का वर्क जो है वो, अकाउंटिंग वर्क जो है वो चलता रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। The firms running under a particular industry must follow these conventions. Example, in building constructions, revenue earned is recognized on the basis of construction work completed। अब देखिए जैसे एग्जांपल दिया गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में रेवेन्यू जो अर्न किया जाता है वो किसके बेसिस पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, निकाला जाता है, जबकि क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्क जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फर्म वर्किंग ऑन हायर परचेजेस सिस्टम रिकॉग्नाइज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड एज रेवेन्यू अर्न। और फर्म जो है हायर परचेजेस पे जो मतलब सिस्टम पे वर्क करते हैं, उनका रेवेन्यू कब निकाला जाता है, इंस्टॉलमेंट का, जब उनकी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स रिसीव्ड हो जाती हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्री प्रैक्टिस जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स। अब वो देखिए आगे हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़। ये अकाउंटिंग इसमें क्या है इम्पॉर्टेंट, जो हमारे क्या हैं वर्ड्स हैं टॉप, जो कि इसमें हमारे अकाउंटिंग उसमें यूज़ होते हैं। तो इसके बिना जो हमारी अकाउंटिंग है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, अकाउंटेंसी जो है वो इनकम्प्लीट है। एवरी सब्जेक्ट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट इट्स स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। Every subject has some basic terms which are also used in general conversation. In general conversation, these terms have some different meaning, whereas when they are used in a particular subject they have special reference. Example, account, goods, stock, assets, capital, drawings, debit, credit, direct expenses, indirect expenses, etc. अब ये टर्मिनोलॉजी जो है हमारी अकाउंटिंग इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनके बिना जो हमारी अकाउंटेंसी है वो इनकम्प्लीट है। अब जब फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है, अकाउंट क्या होता है। Account is a statement in which all transaction for a definite period relating to a particular person or particular asset or a particular item of income and expenditure are recorded at one place। ठीक है, ये अकाउंट क्या है, एक हमारी तरीके की एक स्टेटमेंट है जिसमें कि हम सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं एक डेफिनेट पीरियड की। ठीक है, जो पर्टिकुलर पर्सन के रिलेटेड होती है, पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड होती है, या पर्टिकुलर कोई भी आइटम जो इनकम एक्सपेंडिचर की होती है, तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं एक ही जगह पर। ठीक है, तो ये क्या है, इट हैज़ अ टी फॉर्म। अब ये देखिए ये क्या है, टी फॉर्म में बनी हुई है। ये हम यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट, तो हमारा ये टी फॉर्म बनता है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे टी फॉर्म बनता है ये। तो फर्स्ट हम इसमें लिखते हैं डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन जर्नल फॉलियो, अमाउंट, then date, particular, journal folio and amount, and this is our debit side, this is our debit side, left side is a debit side and right side is a credit side। ठीक है, ये इसका हमारे अकाउंट का फॉर्मेट है। अब आगे आप जितनी भी अकाउंटेंसी में आप अकाउंट्स बनाएंगे तो वो इसी की तरीके से बनेगा। पहले डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, अमाउंट, उसके बाद फिर से डेट क्रेडिट साइड की, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो और अमाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अकाउंट प्रिपेयर होगा। सेकंड है एसेट्स। अब एसेट्स क्या हैं, ऑल दोज वैल्यूएबल थिंग्स विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ बिजनेस फर्म एंड आर हेल्पफुल इन अ स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जो कि हमारी क्या है, वैल्यूएबल थिंग्स। ठीक है, जिनकी हमारे बिजनेस में वैल्यू है, तो उनको हम क्या करते हैं, ख़रीदते हैं, और जो कि बिज़नेस फर्म के द्वारा चलाई जाती हैं। ठीक है, जो कि बिज़नेस को स्मूथ चलाने में हमारी हेल्प करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स ऑफ बिजनेस। An asset is anything that is owned by a business and with the help of which the work of the business is carried on। क्या है, बिजनेस जो है एक वो चीज़ है जो बिज़नेस क्या करता है, लेता है, ख़रीदता है, और उसकी हेल्प से जो हमारा बिज़नेस का वर्क है वो आगे से आगे चलता रहता है। देखिए अब इसमें हमारे कौन कौन से एसेट्स हैं, जैसे कि कैश, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, मोटर व्हीकल्स एक्सेट्रा।
ये सारे हमारे क्या हैं, एसेट्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने बिज़नेस को आगे स्मूथली चला सकते हैं, और ये सारे हमारे बिज़नेस में होने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब इसको भी एसेट्स को क्या है, देखिए कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एंड वेस्टिंग एसेट। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ एसेट्स आर देयर। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा फिक्स्ड एसेट। Fixed assets are those assets which are purchased for long-term use in the business with the purpose of producing goods or services and are not meant for resale. अब फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको क्या है, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए ख़रीदा जाता है बिजनेस में। ठीक है, विद द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, क्या है, किसके पर्पस से, ताकि वो गुड्स और सर्विसेज आगे क्या कर सकें, चला सकें। एंड नॉट मेंट फॉर रीसेल, और ना मतलब कि उसको दोबारा इस उससे नहीं खरीदा जाता कि हम इसको ख़रीद के बेच दें, इसको हम यूज़ के लिए ख़रीदते हैं। फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं वो क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्निंग जो हमारी कैपेसिटी है बिज़नेस की, पैसा कमाने की, उसको बढ़ाती है। जैसे कि देखिए इसमें लैंड एंड बिल्डिंग हम खरीदते हैं तो हमारे को इसका क्या यूज़ है, हम इस पर अपनी बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, या बिल्डिंग क्या है उसमें अपना बिज़नेस को चलाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी हो गई, मोटर व्हीकल्स हो गए, फर्नीचर्स हो गए, ये हमारे सारे क्या हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं। ठीक है, सेकंड है करंट एसेट्स। कौन से होते हैं, एसेट्स विच आर मेंट फॉर सेल और विच वुड बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। वो एसेट्स जो कि हम सेल के पर्पज़ से भी खरीद सकते हैं और जिनको हम कैश में 1 साल के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसको बेच के हम क्या है, अपना कैश ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं करंट एसेट्स। ये 1 ईयर के बीच में ही हम 1 ईयर में ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिक्स एसेट्स हम बेच नहीं सकते, मतलब ये लॉन्ग यूज़ टर्म के लिए होते हैं। दैट इज़ वाई करंट एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज, और इसको फ्लोटिंग एसेट्स भी कहा जाता है। जैसे कि देखिए कौन कौन से इसमें, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ये सारे हमारे क्या हैं, करंट एसेट्स हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज़ हमारी कुछ ऐसी हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारे अकाउंटिंग में बहुत ही यूज़फुल है। नेक्स्ट देखिए इसमें है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव अ फिज़िकल एग्जिस्टेंस, जिसकी हाँ क्या है, फिज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, सीन और टच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे कि कैश, स्टॉक, फर्नीचर, टूल, मशीनरी, बिल्डिंग, ये हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, जिसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जैसे कि गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, पेटेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। इनकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है और इनको हम टच और देख भी नहीं सकते हैं। उसके बाद है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स आर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन नो टाइम लिमिट, मतलब इसकी क्या है, इसमें हमको इसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं पर इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। इसको बोलते हैं क्या है, लिक्विड एसेट्स, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। देन लास्ट है हमारे पास एफ है, ये 6 पॉइंट है फिक्टिशियस एसेट्स। दे आर ऑल्सो टर्म एज नॉमिनल एसेट्स, इनको हम नॉमिनल एसेट्स भी कहते हैं, और दीज एसेट्स हैव रियल वैल्यू, दे आर ट्रेटेड assets on technical ground only. They are shown in the balance sheet till they are not completely written off in the profit and loss account. इसको हम क्या है, बैलेंस शीट में शोन कर सकते हैं। ठीक है, सम मेन फिक्टिशियस एसेट्स आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशंस, डिस्काउंट्स ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेट्रा। ये हमारे फिक्टिशियस एसेट्स। और हमारा जी पॉइंट है इसमें वेस्टिंग एसेट्स। दीज एसेट्स whose value decrease with their use or with the passage of time are called wasting assets। वो assets जिनकी वैल्यू क्या है, यूज़ के बाद जो है वैल्यू डिक्रीज़ होती रहती है, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है उसकी वैल्यू कम होती रहती है, जैसे कि माइंस, ऑयल वेल्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, लीज होल्ड्स, प्रॉपर्टीज़ एक्सेट्रा। इसको बोलते हैं हम वेस्टिंग एसेट्स। ठीक है, ये हमारे एसेट्स के टाइप्स थे। इसके बाद है लाइबिलिटीज़, द अमाउंट विच इज़ टू बी पेड बाय द फर्म टू आउटसाइडर्स। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं,
वो अमाउंट जो कि फर्म को पे करना पड़ता है आउटसाइडर्स को, ठीक है, जो आउटसाइडर्स होते हैं फर्म के बाहर के लोग होते हैं, एक्सक्लूडिंग द ऑनर अदर पर्सन हु हैव गिवन लोन और सप्लाइड एसेट्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट बेसिस टू द बिजनेस स्टैंड्स एज लायबिलिटीज़। जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स हो गए, देनदार जिनको हमने पैसा देना है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, ये सारी चीज़ें हमने देनी होती हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, लायबिलिटीज़ कहलाती हैं, ठीक है। तो अब लायबिलिटीज़ को भी देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, फिक्स्ड, करंट एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़। फिक्स्ड लायबिलिटी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स थे वो भी लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए यूज़ होते थे, अब ये जो पैसा लिया गया है मतलब देना है वो भी हम लॉन्ग उसमें क्या है चुका सकते हैं। दीज लायबिलिटीज़ आर पेबल आफ्टर लॉन्ग पीरियड मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा तक हम इसको पे कर सकते हैं, जैसे डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए एक्सेट्रा, ठीक है। करंट लायबिलिटीज़ विच आर पेबल विद इन अ ईयर, जो कि 1 साल के अंदर अंदर हमें पे करनी पड़ती है, और इसको हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये हमारी 1 ईयर के अंदर अंदर हमें पे करनी पड़ती है। और थर्ड है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी विच आर नॉट लायबिलिटीज़ at present but on happening of a special contingency they may arise, such liabilities are called contingent liability। मतलब वो लाइबिलिटीज़ जो कि मतलब प्रेजेंट जो हमारी सिचुएशन है उसमें लाइबिलिटी नहीं होती है, बट कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है, स्पेशल कंटिजेंसी ऐसी आ जाती है कि उसको क्या है लाइबिलिटी बनना, मतलब वो क्या है लाइबिलिटीज़ में चेंज हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। जैसे कि बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, ठीक है, पेंडिंग इन द कोर्ट फॉर लाइबिलिटी, गारंटी अंडर टेकन फॉर अ लोन, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी एक इसमें कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जिससे कि ये चीज़ें जो हैं वो लाइबिलिटी बन, तो इनको बोलते हैं हम कंटीजेंट लाइबिलिटी। ओके, ये थे हमारी लाइबिलिटीज़ के 3 पार्ट्स। नेक्स्ट है कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ प्रोप्राइटर इन अ बिज़नेस। कैपिटल क्या होता है, जो कि अमाउंट जो है इन्वेस्ट करता है ऑनर, बिज़नेस का ऑनर जो है वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ कैश हो गया या गुड्स हो गया, मतलब वो गुड्स डाल देता है अपने बिज़नेस में, खरीदता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल ऑफ बिज़नेस। तो कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, ये टाइप का फॉर्मूला है। कैपिटल कैसे निकलता है, टोटल एसेट्स में जब हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया ये कैपिटल। अब कैपिटल भी देखिए क्लासीफाई किया गया एज अंडर फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स, जो कि कैपिटल फिक्स एसेट्स में लगाया जाता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स, जो कि कैपिटल करंट एसेट्स पे लगाया जाता है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग एसेट्स। और वर्किंग कैपिटल, पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज़ यूज्ड फॉर डेली ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, और वो कैपिटल जो कि हमारी डेली मतलब क्या है बिज़नेस के कामों में यूज़ हो रहा है, तो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग कैपिटल इज़ इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, जिसमें कि क्या करते हैं करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को लेस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकलता है वर्किंग कैपिटल। ओके, तो ये थे कैपिटल को हमने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं, कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल और डोमेस्टिक यूज़, जो कि कैश या गुड्स जो कि प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है अपने बिजनेस में से निकाल लेता है, चाहे वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले चाहे वो किसी और यूज़ के डोमेस्टिक यूज़ के लिए निकाले, उसको बोलते हैं हम ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट आर द पर्सनल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर। ये कैपिटल अकाउंट जो है और ड्राइंग अकाउंट क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है प्रोप्राइटर का। ये बिजनेस प्रोप्राइटर जो है वो खुद के लिए क्या करता है, कैपिटल पैसा लगाता भी है और ड्राइंग्स पैसा निकाल भी लेता है, तो उसके ये पर्सनल है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना है और क्लियर करना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं, और साथ साथ इसके नोट्स बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू।